नमस्कार। नेपाल में काफ़ी उथल-पुथल के बाद में नेपाल में पहली प्रधानमंत्री एक महिला बनी। सुशीला कार्की नाम से नेपाली प्रधानमंत्री बनी। तो काफ़ी दिनों से नेपाल में उथल-पुथल चल रहा है और आखिर सुशीला कार्की बनी नेपाल की पहली महिला पीएम और शपथ लेकर रचाई तैयार और 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल भी तैयार। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेपाल में जैन जी प्रदर्शनियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई। वे नेपाल देश की अगली प्रधानमंत्री बनी। पहली कैबिनेट बैठक में आम चुनाव का प्रस्ताव भी पास किया। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आम चुनाव की तारीख का प्रस्ताव रखा। अंतरिम सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 4 मार्च को आम चुनाव कराने की सिफारिश की और अधिकारियों के मुताबिक 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय चुनाव की औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति रामशाह यादव और प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह रावत मौजूद थे। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूभाई भट्टाराई, सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंदेल और मुख्य सचिव एक नारायण आर्यल और काठमांडू के मेयर बालेन शाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सुशीला कार्की के साथ 3 संसदीय मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी। इसमें बालाकृष्ण शर्मा, कुलमान दिसिंह और ओम प्रकाश जारियन को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही सुदन गुरु को भी मंत्री पद मिलने की चर्चाएं। नेपाल में सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में उनकी पहली बैठक कैबिनेट की आयोजित की गई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में छोटे मंत्रिमंडल के गठन पर फैसला लिया जा सकता है। बैठक में न्यायाधीश जांच आयोग और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली आयोग बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि ये कदम सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने और प्रशासनिक कामकाज की तेजी से लागू करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। नेपाल में संसद भंग करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया। कई राजनीतिक दलों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबना बताया। ओली की घाटी के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि संसद भंग करने का फैसला बिल्कुल अस्वीकार्य है और इसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि वे इस फैसले के खिलाफ संगठित होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। सुशीला कार्की आज रात 8:45 पर यानी कि 12 सितंबर को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दैनिक ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक उनके नाम पर अंतिम सहमति बन चुकी और प्रधानमंत्री बनी। इसके साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति संसद भंग करने की तैयारी हो गई। सुशीला कार्की इससे पहले नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी है। नेपाल में JEN-Z आंदोलन की मांगों पर अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें जारी, लेकिन यदि सहमति नहीं बनती है तो आपातकाल लगाने की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार नई सरकार न बनने की स्थिति में सेना ने आपातकाल लागू करने का प्रस्ताव रखा। शीतल निवास का कहना है कि इससे राष्ट्रपति कोशिश कर रहे हैं कि आपातकाल न लगे और समस्या का समाधान संविधान के तहत निकले। नेपाल के कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील मिलने के बाद नेपाल
कि खुली सीमा पर कई चेक पोस्ट में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई और अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही संसद में संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए सशस्त्र सीमा बल बीएसएफ ने हेल्प डेस्क भी जारी किया। नेपाल में जेएनजेड के प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और राष्ट्रपति कार्यालय के सामने नेपाली सेना की मौजूदगी में वृद्धि की गई। संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए निगरानी तेज कर दी गई और मुख्य द्वार और आसपास के क्षेत्रों में गश्त और जांच परख को और सख्त कर दिया गया। फिलहाल शीतल निवास परिसर के चारों ओर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। हालांकि किसी अप्रिय घटना को नहीं देखा जा सकता और नहीं रोका नहीं जा सकता, इसलिए किसी भी अप्रिय घटना न हो। नेपाल में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा, इसको लेकर तस्वीरें अभी तक साफ नहीं है। एक और JN2 का जेड का कहना है कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल इसके लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष देवराज घिमिरे और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दयाल का समर्थन मिला। उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि राष्ट्रपति देश की वर्तमान कठिन परिस्थितियों में लोगों की स्थिति, संपूर्णता, नागरिक स्वतंत्रता, भौगोलिक अखंडता और राष्ट्रीय एकता स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान खोजने की पहल कर रहे हैं। वह कानून के शासन और संविधान साथ के विचलित नहीं होंगे। नेपाल के आर्मी चीफ शीतल निवास के लिए रवाना हो गए और जहां राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान अंतरिम सरकार को लेकर चर्चा हो सकती है। नेपाल में धार्मिक यात्रा पर गए गाजियाबाद के परिवार की उस समय त्रस्ती हो गई जब हिंसक भीड़ ने काठमांडू में एक 5 स्टार होटल वगैरह में कुछ घटनाएं हो गई, जिसमें कुछ भी गड़बड़ भी हुई है। नेपाल में जो हिंसक आंदोलन हुआ उसमें काफ़ी लोगों की जानें गई, काफ़ी लोगों के घायल हुए और काफ़ी तो पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। और पुलिस प्रवक्ता विनोद चिमरे ने बताया कि इसमें काफ़ी जनहानि और समस्याओं का वो पैदा हुई। लेकिन अभी दिल्ली परिवहन निगम द्वारा संचालित दिल्ली और काठमांडू के बीच चलने वाली बस सेवा पड़ोसी देश में चल रही है। अशांति कारण नेपाल में फंस गई हैं और एक अधिकारी ने कहा कि बस नेपाल में फंस गई है। दिल्ली सरकार इस मामले में नेपाल और भारत के दूतावासों के साथ समन्वय बातचीत चल रही है। नेपाल में हुए JNZ आंदोलन के दौरान कई रेलवे के कैदी भाग गए। उनमें से कई कैदी नेपाल बॉर्डर पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सशस्त्र सीमा बल ने 66 कैदियों को पकड़ा, जिनमें से एक अजीला खातून नाम की महिला भी थी। नेपाल में JN के कर्मी RP शर्मा OP के इस्तीफे के बाद हिंसा रोकी और अपने नेता के रूप में सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस सुशीला को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने का प्रस्ताव दिया। जहां एक और आर्मी चीफ JNZ को आश्वासन दिया। वह राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि कोई भी समाधान मौजूदा संविधान के ढांचे के लिए भीतर ही खोजा जाना चाहिए। नेपाल में JNZ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के अलावा शीतल निवास को फूंक दिया, जिसके बाद में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति भवन शिफ्ट किया गया। आर्मी ने रातों रात शिफ्ट कराया और राष्ट्रपति कार्यालय आगे की ओर है, जबकि शीतल निवास पीछे की ओर है। नेपाली संसद में स्पीकर के मीडिया एडवाइजर शेखर अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के स्पीकर से चर्चा के दौरान जोर देकर कहा है कोई भी राजनीतिक समाधान संविधान के दायरे में ही खोजा जाना चाहिए।
नेपाल में JNZ आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब हालात में सुधार हो रहा है। अभी स्थिति नियंत्रण में और काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियमित उड़ानें शुरू हो चुकी हैं और हालांकि अभी भी फ्लाइट की संख्या कम है। नेपाल में ये जो घटनाएं हुई है, आगजनी, तोड़फोड़ और JN का आंदोलन, उसके आंकड़े और उसकी जो जानकारी है वो तो आप सभी को न्यूज़ पर मालूम ही होती हैं। लेकिन इस बीच देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने जैन जी युवाओं को संबोधित करते हुए मैसेज दिया। नेपाल में सेना ने आज जो किया, निषेधाज्ञा लागू करने का ऑर्डर जारी किया, यानी कि इस आदेश के मुताबिक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और इसके अनुसार जो पुलिस का आदेश है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन जो भी हालात हो, अभी हालात सामान्य हो गए। नेपाल में जो घटना हुई है वो घटना शांत हो गई है और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं सुशीला कार्की को और नेपाल में एक स्थायी सरकार की आशा करते हैं। हालांकि ये उपद्रव और ये नेपाल में जो उल्ट पुल्ट हुआ है ये पूरे विश्व के लिए, हालांकि नेपाल एक छोटा सा राष्ट्र है, पूरे विश्व में उसमें कोई व्यापकता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन अभी स्थिति में सुधार है और भविष्य में ऐसी आशा करते हैं कि वहाँ पर सुधार हो जाएगी और जल्दी लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और हमें पड़ोसियों के साथ में शांति सौहार्द बनाने के लिए उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नेपाल की नई खोज और नेपाल आगे बढ़े। जय हिंद।